सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। भानगढ़ किले की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी। इनफैक्ट आप अभी आई बटन दबाकर हमारी नाइट एट भानगढ़ फोर्ट वीडियो देखकर भानगढ़ के रहस्य के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो आपका दिल दहला देगी। अजय नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भानगढ़ किले की असलियत जानने के लिए वहां देर रात जाने का एक प्लान बनाया। अजय की वाइफ प्रिया ने उसे वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय पर अलग ही भूत सवार था। देर रात वो भानगढ़ पहुंचा। उसने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। वो सीधा किले के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त उसके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अजय अपने पीछे से आ रही उन कदमों की आवाजों को अनदेखा करके वहां की फोटोज खींचने लगा। उसने वहां की जमीन की, खंभों की और तरह तरह की दीवारों की फोटोज ली और आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो उस किले के काफी अंदर तक आ चुका था। उसके पीछे से आ रही कदमों की आवाज अब पायल की छन छन में बदल चुकी थी। वो जब रुककर पीछे देखता तो वो पायल की आवाज भी रुक जाती। अजय ने फाइनली अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरे से पीछे देखने की कोशिश की। अजय ने फोन में देखा कि उसके पीछे एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा कटा हुआ था और लाल खून से रंगा था। लाल साड़ी में लिपटी हुई, खून से सनी हुई उस औरत को देखकर अजय के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। अजय ने फिर पीछे देखा, लेकिन उसे फिर से कोई नहीं दिखा। वो पायल की आवाज और तेज हो गई। अजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपना फोन नीचे से उठाया और वहां से भागने लगा। उसकी वाइफ प्रिया किले के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। अजय डरते डरते किले से बाहर आया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ अजय, इतना डरे हुए क्यों हो? अजय ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अजय ने तभी ऊपर लगे अपने कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे गाड़ी की बैक सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी दिखी। अजय ने एक और बार पीछे देखा, लेकिन फिर से वहां कोई नहीं था। वो औरत उसे अपनी आंखों से दिख ही नहीं रही थी। अजय इतना घबरा गया कि एकदम से कार के अंदर बेहोश हो गया। प्रिया किसी तरह कार ड्राइव करके अजय को पास के एक हॉस्पिटल में ले गए। जब अजय को होश आया तो उसने अपना कैमरा निकाला और किले की फोटोज को देखना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि हर फोटो में वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी और वो अजय को ही घूरे जा रही थी। इतने में एक नर्स अपने हाथ में दवाइयां और कांच के ग्लास में पानी लेकर आ रही थी। उस ग्लास के रिफ्लेक्शन में अजय को फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी, जिसे देखकर वो पागल हो उठा। उसने वो ग्लास जोर से जमीन पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गया। अब नीचे गिरे हर कांच के टुकड़े में अजय को वही लाल साड़ी वाली औरत दिख रही थी और उसे सिर्फ जोर जोर से उन पायलों की आवाज आ रही थी। अजय ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अजय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। डॉक्टर ने किसी तरह इंजेक्शन देकर उसे सुलाया। जब उसकी वाइफ प्रिया ने उसका फोन देखा तो सारी फोटोज नॉर्मल थीं। उसे एक वीडियो मिली जहां अजय फ्रंट कैमरे से कुछ देखकर बहुत डर रहा था, लेकिन उसमें अजय के अलावा और कोई नहीं था। प्रिया को लगा कि जरूर भानगढ़ में उसने कुछ तो अजीब साया देख लिया है जो उसके पति के पीछे पड़ गया है। कई दिनों तक अजय किसी शीशे के टुकड़े को देखता था तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी और पायल की छन छन सुनाई देती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ वो ठीक हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ उसका वहम था
क्या अजय वाकई पागल था और वो औरत सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था, या फिर वो लाल साड़ी वाली औरत एक चुड़ैल थी जो सच में उसे हॉन्ट कर रही थी? ये बात 4 जुलाई की है, यानी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 16 साल का था। थर्सडे की रात थी और मैं अपने परिवार के साथ पटाखों की आतिशबाजी देखने के लिए एक बड़े से मैदान में जा रहा था। वहां पर हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला था। वो मैदान 4 जुलाई की शाम का नजारा देखने के लिए बहुत अच्छी और फेमस जगह थी। हम लगभग 8 बजे तक वहां पहुंच गए। आतिशबाजी रात 9 बजे से शुरू होने वाली थी। इसका मतलब हम आधे घंटे के लिए जो चाहे वो कर सकते थे। वहां पर हमारे अलावा 3000 लोग और भी थे जो अपने साथ कंबल, खाने का सामान, कुर्सियां और दूसरी चीजें लेकर आए थे। बच्चे यहाँ वहां दौड़ रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में ग्लो स्टिक्स ले रखी थी। भीड़ में हम खो ना जाएं, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के पास ही रहना था। मेरी माँ ने कहा कि हम घूमने जा सकते हैं, लेकिन शो शुरू होने से 10 मिनट पहले हम वापस आ जाएं। मेरी बहन उस समय सिर्फ 9 साल की थी और इसका मतलब मुझे उसका पूरी तरह से ध्यान रखना था। हम घूमते घूमते इतनी दूर आ गए कि वहां हमें लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। हमें लगा हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गए हैं। तभी हमें पेड़ों के बीच से जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया, जिसमें हमें ये पता लगा कि हम एक नेशनल पार्क के नजदीक हैं। शो शुरू होने में अब भी आधा घंटा था और हमने सोचा कि ऐसे में उस रास्ते पर थोड़ा घूम लिया जाए। अंधेरा हो रहा था और हम अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर चल रहे थे और कुछ यहाँ वहां की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंने अपनी बहन को बोला कि शो शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी हम लोगों ने वहां पेड़ों के पीछे कुछ हिलते हुए देखा। हम अंधेरे में साफ साफ तो कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें वहां खड़ा होकर देख रहा था। हम वहां से लौटकर वापस जाने लगे, लेकिन हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम उसके चलने की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो हमारे नजदीक आ रहा है। हमने पीछे नहीं देखा, लेकिन तभी मेरी बहन अचानक से रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। मैंने पीछे मुड़कर जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए और मैं अंदर से कांप उठा। वहां पर सिर्फ एक हाथ था जिसने मेरी बहन का पैर पकड़ रखा था। जब मैंने अपनी फ्लैशलाइट से और पीछे देखा तो मैंने पाया कि किसी लड़की के शरीर के टुकड़े धीरे धीरे रेंगते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो वहां पर उस लड़की का सर पेड़ से लटका हुआ था, जिसे देखकर मैं चीख उठा। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से लेकर वहां से भाग गया। मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गया। आतिशबाजी शुरू हो गई थी और मैं चुपचाप वहां बैठ गया। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मैंने जो देखा उसे अपने पापा को बताया। मेरे पापा ने पुलिस को फोन किया और उन्होंने उस जगह के बारे में पुलिस को बताया। एक हफ्ते बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि किसी आदमी को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए जब वो सो रही थी तो वो उसके घर में गया और उसने उसे मार डाला। उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन सभी टुकड़ों को उस जंगल में छोड़ आया। मेरी माँ ने बात मुझे सालों बाद बताई, जिसे सुनकर मैं सुन पड़ गया। उस लड़की का वो खौफनाक चेहरा आज भी मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता है। ये बात साल 2005 की है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक अफवाह फैलने लगी थी
जिसे सुनकर लोग घबरा उठे थे। अक्सर राजस्थान के बालाजी मंदिर में चुड़ैलों को बोतलों में कैद करके रखा जाता है, लेकिन उस समय वहां से 3 बोतल गायब हो गई थीं। कहा जा रहा था कि उन बोतलों में कैद 3 चुड़ैलें आजाद हो गई थीं और दिल्ली आ पहुंची थीं। अफवाह के अनुसार वो चुड़ैलें बहुत सालों से भूखी थीं और लोगों की आत्मा छीन छीन कर ही वो अपना पेट भर सकती थीं। वो अपना भेष बदलकर रोज रात दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के घरों में जा जाकर उनका दरवाजा खटखटाती और उनसे प्याज और रोटी मांगती। जो भी दरवाजा खोलता उसकी अगले 3 दिन में मौत हो जाती थी। ये किस्सा इतनी तेजी से फैला कि लोग शाम ढलते ही घर को वापस लौट जाते थे। बच्चों का अकेले बाहर खेलना भी बंद हो गया था। इतना ही नहीं, पंडितों के कहने पर लोगों ने अपने घरों के गेट पर हल्दी और मेहंदी रंगे हाथों से अपने हाथ के छापे छोड़ना शुरू कर दिया। कहते थे कि इस प्रथा को करने के बाद वो तीनों चुड़ैलें तुम्हारे घर पर नहीं आएंगी। ऐसी घटनाएं 80 के दशक में उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में भी हुई थी और उन लोगों ने भी यही नुस्खा आजमाया था, जिसके बाद वो चुड़ैलें वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। पर इस बार ये नुस्खा काम नहीं आया। दिल्ली में रह रही आहूजा फैमिली की उस रात जिंदगी बदल गई। मिस्टर और मिसेस आहूजा एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे और उनका 13 साल का बेटा विपिन घर में एकदम अकेला था। प्याज वाली चुड़ैल के डर से उन्होंने भी घर के बाहर हल्दी और मेहंदी से रंगे हाथ के निशान अपने गेट पर छाप रखे थे। विपिन घर पर अकेला टीवी पर कुछ देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई। उस समय दिल्ली में पावर कट काफी आम बात थी, लेकिन जब विपिन ने खिड़की से बाहर देखा तो बगल वाले घरों की लाइट जल रही थी। उसने देखा ही था कि उसे अपने गेट के खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसके मम्मी पापा वापस आ गए हैं, लेकिन जब उसने दरवाजे की जाली से देखा तो वहां कोई नहीं था और घर का गेट खुला पड़ा था, जो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। ये देखते ही विपिन को बहुत घबराहट हो गई। उसने घर का अंदर वाला डबल डोर कसके से बंद कर लिया और लैंडलाइन से मम्मी पापा को फोन कर दिया। उसने उनसे कहा कि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, लेकिन तभी फोन कट हो गया। हेलो हेलो पापा, हेलो। कुछ ही देर में उसके डबल डोर पर खटखट होने लगी। विपिन घबरा गया। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। विपिन डरता हुआ जाली के दरवाजे से उस औरत को देखने लगा। उसे एक बूढ़ी सी औरत दिखी जो वाकई में गरीब और भूखी लग रही थी। विपिन को उस पर दया आ गई। वो भूल गया कि रोटी और प्याज मांगने वाली वो चुड़ैल भेष बदल कर आती थी। विपिन ने किचन में जाकर देखा, लेकिन वहां खाने का ज्यादा सामान नहीं पड़ा था। बस एक रोटी और थोड़े से आलू थे। वो लेकर उसने दरवाजा खोला और वो रोटी और आलू उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने आलू नीचे फेंक दिए और उससे प्याज मांगने लगी। मुझसे आलू नहीं खाए जाते, ऐसा करो मुझे प्याज ही दे दो। जैसे ही उसने प्याज मांगी, विपिन समझ गया कि वही प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। वो घबराते हुए प्याज लेने अंदर की तरफ गया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, खुद ही ले लेती हूँ प्याज। ये कहते कहते मानो उसका हुलिया ही बदल गया और उस बुढ़िया ने चुड़ैल का भयानक रूप ले लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी।
विपिन घबराहट के मारे बेहोश पड़ गया। अगली सुबह पड़ोस में रह रहे एक आदमी ने देखा कि विपिन के घर के गेट पर हल्दी और मेहंदी के हाथों के निशान अब खून के निशानों में बदल चुके थे। उस आदमी ने विपिन के घर का गेट खोला तो देखा कि वरांडे में विपिन बेहोश पड़ा था और पूरा घर खुला पड़ा था। घर का सारा कीमती सामान घर से गायब था और विपिन के माँ बाप अभी तक घर नहीं लौटे थे। उस पड़ोसी ने फौरन पुलिस को बुलाया और विपिन को अपने घर ले गया। विपिन को जब होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें मालूम हुआ कि पिछली रात मिस्टर और मिसेस आहूजा की एक बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर विपिन पूरी तरह से टूट गया। उस रात के बाद से पुलिस ने उस एरिया में निगरानी रखनी शुरू कर दी और फिर कभी प्याज वाली चुड़ैल का हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। पुलिस और कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चोर उचक्के चुड़ैलों का डर फैलाकर रात में घरों में चोरी करते हैं और विपिन के माँ बाप का रोड एक्सीडेंट बस एक इत्तेफाक था। लेकिन विपिन आज भी यही मानता है कि इन सब के पीछे उस प्याज वाली चुड़ैल का हाथ था। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए एंड हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हमारे एक कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते निकलते हमें काफी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जहां पर पार्टी हो रही थी वो शहर के बाहरी इलाके में था जो अक्सर सुनसान रहता था। उस रात भी वो हाईवे वैसा ही सुनसान था। हमारे अलावा कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नहीं थी। मैं कार चला रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड सिनोया मेरे बगल में बैठी थी। उस रात की खामोशी से डर न लगे इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर फिर भी मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी और मुझसे कार नहीं चलाई जा रही थी। सिनोया ने किसी तरह मुझे जगा के रखा था। वो बार बार मुझसे कुछ ना कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस रोड के अंधेरे पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। मुझे होश आता उससे पहले मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जब गाड़ी रोकी तो वो जमीन से खरचते खरचते एक साइड पर रुक गई। जब मेरी नजर रोड पर गई तब मैंने देखा कि एक लड़की की आधी कटी हुई बॉडी वहां पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर वहां था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया है। सिनोया को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत घबरा गया था और मैंने वापस से कार स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाके जब मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तब मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की की ऊपर की आधी कटी हुई बॉडी मेरी कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब भी हो गई। सिनोया ये सब नहीं देख पा रही थी। घबराहट के मारे मैं भी उसे कुछ नहीं बोला। वो हाईवे खत्म होने ही वाला था कि मुझे उस लड़की का निचला हिस्सा यानी उसके दोनों पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए देखे। मैंने हिम्मत की और गाड़ी नहीं रोकी और मैं उन पैरों के आर पार हो गया। तभी मेरी कार के शीशे पर उस लड़की की ऊपर की बॉडी आके गिरी। मैं चीख उठा और कार का कंट्रोल लूज कर गया, जिससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। सिनोया दूर जाकर रोड पर गिरी। तभी उस हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में एक ट्रक गुजर रहा था।
इससे पहले कि मैं उसे बचा पाता, वो ट्रक उसे 2 हिस्सों में कुचल के चला गया। मैं बहुत जोर से चीखा, सिनोया, सिनोया, और चीखते चीखते बेहोश हो गया। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली और मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वो सिनोया को बचा नहीं पाए। जब मैंने अपने दोस्त को ये पूरा किस्सा बताया तो उसने मुझे टेके टेके की खौफनाक कहानी सुनाई। उस दिन से हर रात मुझे एक सपना आता है जहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे रेंगते हुए आ रहा है और मुझसे आके पूछ रहा है कि उसके पैर कहां हैं। मुझे नहीं पता कि वो सिनोया है या टेके टेके, पर उस सवाल को सुनकर रोज रात मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी एलन नाम के एक चोर की है। वो अपने दोनों पार्टनर्स के साथ लोगों के घर लूटा करता था। कई दिनों से उसकी निगाह एक घर पर थी। उस घर में एक केयर टेकर के अलावा कभी कोई आता जाता नहीं था। एक रात उसने उस केयर टेकर को सूटकेस समेत घर से बाहर जाते हुए देखा। वो केयर टेकर थोड़ा डरा डरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अफरा तफरी में उस घर को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हो। एलन के पास उस घर को लूटने का एक परफेक्ट मौका था, लेकिन उसके पार्टनर्स उस रात शहर से काफी दूर थे। एलन ने सोचा क्यों ना वो अकेला ही उस घर में चोरी छुपे घुस जाए। घर में घुसते ही एलन का मोबाइल नेटवर्क चला गया। पूरे घर में अंधेरा था। एलन टॉर्च लेकर जब घर के अंदर गया तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। और तो और उस घर में एक अजीब सी बू थी, जैसे कोई चीज सालों से सड़ रही हो। एलन उस बू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने बैग में उस घर की कीमती चीजें भरने लगा। तभी हवा से उस घर के बेडरूम का दरवाजा खुल गया। बेडरूम के अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। एलन एक सेकंड के लिए डर गया, लेकिन जब उसने बेडरूम में घुसकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो आवाजें बेडरूम के टीवी से आ रही थी, जिसे शायद वो केयर टेकर ऑन ही छोड़ गया था। उसके बाद एलन बेडरूम में छानबीन करने लगा। उसे अलमारी में रखी एक तिजोरी मिली, जिसे तोड़कर वो उसके अंदर के सारे पैसे और ज्वेलरी निकालने लगा। वो पैसे निकाल ही रहा था कि उसने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। इस बार एलन बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से वो अलमारी बंद की और बेड के नीचे जाकर छिप गया। कुछ देर में वो कदमों की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन वो बू और स्ट्रॉन्ग हो गई। एलन बेड के नीचे से देख रहा था। उसे कमरे में कोई भी आता हुआ नहीं दिखा। उसे लगा कि वो कदमों की आवाज शायद उसका वहम हो, लेकिन वो जैसे ही बेड के नीचे से निकला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो देखा वो देखकर डर के मारे चिल्ला उठा और उस कमरे से बाहर भागा। उस कमरे में जिस बेड के नीचे एलन छुपा था, उसके ठीक ऊपर पंखे से एक औरत की लाश हवा में लटकी हुई थी। उसने अपना सामान से भरा बैग वहीं छोड़ दिया और सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो दरवाजा जाम हो चुका था। इनफैक्ट घर का कोई भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उसे फिर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। एलन पसीने पसीने हो चुका था। वो घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो कोई खिड़की टूट रही थी और ना ही वो घर के किसी भी दरवाजे से बाहर निकल पा रहा था। वो उस घर के अंदर उस लाश के साथ कैद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
एलन की नजर जब सीढ़ियों पर गई तो उसने देखा कि धीरे धीरे एक परछाई उसकी तरफ आ रही है। उस परछाई को देखते ही वो उससे दूर भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे से जा टकराया, जो उसके टकराते ही खुल गया। एलन उस परछाई से इतना डरा हुआ था कि वो सीधा उस दरवाजे के अंदर चला गया। वहां एकदम अंधेरा था और एलन को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उस दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक शुरू हो गई। एलन का घबराहट के मारे पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिरता गया और घर के बेसमेंट में जा पहुंचा। एलन को अब भी कुछ नहीं दिख रहा था। वो अपने हाथ इधर उधर मारने लगा। तभी उसके हाथ में एक कैंडल आई। पास में एक माचिस भी थी। उसने वो कैंडल जलाई ही थी कि उसके ठीक सामने वही भयानक औरत थी जिसकी लाश उसने कुछ देर पहले बेडरूम में देखी थी। उस औरत ने कैंडल को बुझा दिया और कमरे में फिर से अंधेरा हो गया। घबराहट के मारे एलन बेहोश हो गया। 2 दिन बाद जब उसके साथी उसे ढूंढते हुए उस घर में पहुंचे तो एलन उन्हें बेसमेंट में बेहोशी की हालत में मिला। एलन के सर पर काफी चोट आई हुई थी और उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। ठीक होने के बाद एलन को मालूम पड़ा कि उस घर में एक औरत रहती थी जिसने पंखे से लटक के सुसाइड की थी। एलन को तब समझ आ गया कि हो ना हो उस रात वो उसी औरत की आत्मा से रूबरू हुआ था और शायद इसी आत्मा की वजह से वो केयरटेकर भी इतनी जल्दी में घर छोड़कर जा रहा था। मॉनसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर एकदम अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह में सिचुएटेड थी। वहां यूजुअली कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेट कर टीवी देख रही थी जब किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय कोई घर पर नहीं आता जाता और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वुडन डोर है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो बेसिकली बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है अनलेस पियानो रूम से जाके ना देखा जाए तो। इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता कि हम अंदर हैं या नहीं जब तक हम बहुत जोरों से शोर ना मचा रहे हों। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के बाहर देख पाऊं। मैंने उसके बाद मॉम डैड को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। वहां दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी, काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली हैट। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे
और उसका चेहरा उसकी हेड से लटके जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर। वो मेरे दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे काफी रातों तक ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर के देखे जा रही है। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी? आपको क्या लगता है, कौन थे वो लोग? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। एक बार आकाश और आकांक्षा नाम का एक कपल छुट्टियां मनाने के लिए अपने नए फार्म हाउस पर गए थे। उन्होंने वो फार्म हाउस 2 महीने पहले ही धीरज नाम के एक आदमी से खरीदा था। 26 जनवरी की छुट्टियों में उन्होंने अपने फार्म हाउस जाकर टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। वहां का माहौल बहुत खूबसूरत था। एक गार्डन था और एक बड़ा सा घर था। घर के पीछे भी एक गार्डन था, लेकिन वहां की मिट्टी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ समय पहले ही जगह जगह पर खुदाई की गई हो। आकांक्षा ने गाड़ी का सारा सामान निकाला और वो उसे घर के अंदर ले जाने लगी, लेकिन हॉल में ही उसकी हील लकड़ी के फ्लोर में धंस गई। उसने जब नीचे देखा, वहां पर एक मैट बिछा हुआ था। आकाश ने मैट हटाकर देखा तो उसे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। आकाश को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि धीरज ने बेसमेंट के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब जब उन्हें वो बेसमेंट का दरवाजा मिल ही गया था तो उन्होंने सोचा कि पहले उसे ही देख आते हैं। वो दोनों लोग बेसमेंट में आ गए। वहां उन्हें अलमारी पर किताबों का एक शेल्फ दिखाई दिया। आकांक्षा बुक्स की बहुत शौकीन थी और ये देखते ही वो बहुत खुश हो गई। तभी उसमें से एक किताब शेल्फ से जमीन पर नीचे गिर पड़ी। आकांक्षा ने वो किताब नीचे से उठाई। उसका नाम था द गोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन। आकांक्षा को लगा ये कोई फिक्शनल यानी काल्पनिक नॉवेल होगी। वो तुरंत उसे पढ़ने लगी और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने वो बुक खोली, उसे उसकी पहली लाइन दिखी, इस किताब को पढ़ने वाला अब इस किताब में लिखे गए नियमों का गुलाम हो जाएगा। ये नियम इस दुनिया और दूसरी दुनिया के सारे लोगों पर बराबर लागू होते हैं। आकाश ने जब उसे बुक पढ़ते हुए देखा तो उसे लगा कि जरूर ये कोई कहानी की किताब ही होगी, और वो आकांक्षा को वहीं छोड़कर घर के बाकी काम निपटाने के लिए चला गया। शाम हो गई और आकांक्षा अब भी बेसमेंट में ही थी। आकाश आकांक्षा को बुलाने नीचे बेसमेंट में चला गया, पर जैसे ही वो बेसमेंट में गया, जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आकांक्षा जिस किताब को पढ़ रही थी उसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही थी और उसके साथ ही कुछ काले साए भी उस किताब से निकल रहे थे। आकांक्षा की आंखें लाल हो गई थीं और वो उस किताब को पढ़कर जोर जोर से हंसे जा रही थी। आकाश ये देखकर हैरान हो गया और उसने तुरंत उस किताब को आकांक्षा के हाथ से छीनकर फेंक दिया। जैसे ही उसने वो किताब छीनी, वो सारी काली परछाइयां जो उस किताब से निकल रही थीं, वो आकांक्षा के अंदर चली गईं।
आकांक्षा का रंग एकदम काला पड़ गया और उसने आकाश का गला पकड़ लिया। उसने एक भयानक आवाज में आकाश से कहा, तुझे मुझे नहीं रोकना चाहिए था। अब मुझे इस किताब के रूल्स के अनुसार इसमें कैद होकर रहना पड़ेगा। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने आकाश के गले को घुमा दिया, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई। इसके बाद वो जमीन पर रेंगते हुए उस किताब तक गई और उसे खोलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वो किताब खोली, उस किताब से उसका हाथ चिपक गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किताब उसके हाथ को खा रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस किताब में चला गया और फिर वो किताब अपने आप बंद हो गई। अगले दिन धीरज उस बेसमेंट में आया। उसने किताब को फिर से शेल्फ में रख दिया और उसने आकाश की लाश को घर के पीछे वाले गार्डन में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। धीरज ने उस फार्म हाउस के आगे एक बार फिर फॉर सेल का बोर्ड लगाया और वहां से चला गया। ऐसे भयानक गोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं अच्छा है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बहुत सारे अधिकार और राइट्स देता है। वैसे तो जब लोग प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में कुछ हसीन सी यादें आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ क्रिस और अमांडा के साथ। वो लोग इस बार वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वर्मोंट के एक ब्रिज से होकर गुजरना था, जिसका नाम था एमिली ब्रिज। रात का समय था और क्रिस गाड़ी चला रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। क्रिस ने दूर से ही उसे देख लिया और गाड़ी रोक दी, लेकिन जब उसने नीचे उतरकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने गाड़ी में बैठकर अमांडा से पूछा, तुमने उस लड़की को देखा क्या? अब पता नहीं कहां चली गई। तभी उसके एकदम पास से एक बहुत खौफनाक आवाज आई, कौन सी लड़की? तुम किस लड़की से मिलने गए थे? क्रिस ने जैसे ही अपने बगल में देखा, उसने पाया कि उसकी वाइफ की जगह एक बहुत भयानक चेहरे वाली एक लड़की बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और उसके हाथ पांव इस तरह से आपस में क्रम्बल्ड थे जैसे वो टूट गए हों। उसके एक तरफ का चेहरा भी छिला हुआ था और उस तरफ की आंख भी फूटी हुई थी। उस लड़की ने क्रिस से पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए उस दिन? किससे मिलने गए थे? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? क्रिस उसे देखकर बहुत डर गया। वो अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो गाड़ी के दरवाजे से टक्कर खाकर नीचे गिर गया। अगले दिन क्रिस की आंखें हॉस्पिटल में खुली। उसके शरीर पर बहुत से स्क्रैचेस के निशान थे। अमांडा उसके पास ही बैठी हुई थी। जब क्रिस ने अमांडा से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था, तो अमांडा ने बताया कि क्रिस उसके बगल में बैठकर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहां पर खड़ी नर्स बड़े ध्यान से क्रिस को देख रही थी। उसने पूछा, क्या आप एमिली ब्रिज से होकर जा रहे थे? अमांडा ने अपना सर हाँ में हिलाया। तब उस नर्स ने उन्हें बताया कि वो ब्रिज हॉन्टेड है और रात के समय वहां पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि काफी समय पहले एमिली नाम की एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसके रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इसलिए एमिली ने अपने आशिक से कहा कि वो उस ब्रिज पर जाकर वहां से कूदकर अपनी जान दे देंगे और अपने प्यार को अमर कर लेंगे। लेकिन जब एमिली वहां पहुंची, तब उसका आशिक वहां नहीं था। उसने घंटों उसका इंतजार किया, लेकिन उसका आशिक उससे मिलने ही नहीं आया। इस गम में एमिली ने अकेले ही उस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कहते हैं कि वो उसी नदी में कहीं डूबी हुई है।
उस दिन के बाद से रात में गुजरने वाले हर इंसान से वो मिलती है और उससे एक सवाल पूछती है, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्रिस और अमांडा ये कहानी सुनकर बेहद घबरा गए। नर्स ने अमांडा से कहा कि वो क्रिस को आराम करने दे। क्रिस ने अमांडा को प्यार से कहा कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो हम फिर से अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। अमांडा ने क्रिस को मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चली गई। तभी क्रिस का ध्यान ऊपर पंखे पर गया। वहां पर उसे एमिली की आत्मा दिखाई दी। उसने अपनी भयानक आवाज में क्रिस से पूछा, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? एमा अपने बेटे मैथ्यू, उसकी पार्टनर जेनिफर और अपनी बेटी सुजैन के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। इस घर को उन्होंने जिस आदमी से खरीदा था वो इसे बेचकर भागने की जल्दी में था, इसलिए उन्हें ये घर काफी सस्ते में मिल गया। एमा जैसे ही उस घर में घुसी वो उसकी छत को एकटक घूरने लगी। उसके चेहरे को देखकर उसके परिवार वाले थोड़ा घबरा गए, लेकिन कुछ देर बाद एमा नॉर्मल हो गई। ये नया घर थोड़ा अजीब था और जेनिफर को यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब वो शीशे के सामने बैठी थी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे थे और वो बहुत भयानक तरीके से उसे देखे जा रही थी। जेनिफर ने जैसे ही मुड़कर देखा वो लड़की वहां पर नहीं थी। जेनिफर को अब इस तरह के नजारे अक्सर देखने को मिला करते थे। कभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता जो कि अपना मुंह बड़ा करके खूब जोर से चिल्लाता, जिससे जेनिफर के कान फटने लगते। जेनिफर ने पता करना शुरू किया कि उस घर में पहले कौन रहता था। घर के बेसमेंट में उसे कुछ पिक्चर्स मिले जिसमें एक फैमिली की फोटो थी। उस फैमिली फोटो में वो बच्चा भी था जो जेनिफर को अक्सर दिखाई देता था। जेनिफर ने वो फोटो ली और वो अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों से उस फोटो के बारे में पूछने निकल गई। आसपास के लोगों का कहना था कि वो घर कर्ज्ड है, यानी शापित है, और इस वजह से उसका मालिक इतने सस्ते में उस घर को बेच के भाग गया। बहुत समय पहले उस घर में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा रहते थे। वाइफ का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा था और ये बात उसके हस्बैंड को पता लग गई। इस वजह से उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत बेरहमी से मार दिया। उस बच्चे ने अपनी मां का खून होते हुए देख लिया और वो चिल्ला चिल्ला कर भागने लगा। उसका मुंह बंद करने के लिए उस आदमी ने गुस्से में आकर अपने बच्चे को भी मार दिया, लेकिन उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा उसी घर में रहने लगे। हस्बैंड कुछ दिनों तक उस घर में रहा, लेकिन उसके बाद उसकी वाइफ की आत्मा ने उसे मार डाला। इस तरह से पूरा परिवार उस घर में मारा गया। कहते हैं कि अब उन तीनों की आत्मा उस घर में रहती है और वो उस घर में रहने वाले सारे लोगों को मार देते हैं। ये सब सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर गई। वो भागते हुए अपने घर में गई, लेकिन वहां उसने देखा कि उसके घर में सारे लोग पहले ही मर गए थे और उनकी लाशें जेनिफर की तरफ घूर रही थी। जेनिफर डर के मारे छत पर भागी, लेकिन वहां भी उसे बहुत सी लाशें दिखाई दी। सारी लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगी और जेनिफर उनसे दूर भागने लगी। जल्दबाजी में जेनिफर का छत पर से पैर फिसल गया और वो नीचे रोड पर गिर गई। एक तेज स्पीड पे आती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को जरूर सब्सक्राइब करें। आर्सेनल फुटबॉल क्लब को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि जिस ग्राउंड पर
आर्सेनल की टीम ने लगभग 90 सालों से ज्यादा खेला है। वो साल 1934 से एक हॉन्टेड स्टेडियम माना जाता है। करीब 80 साल पहले वहां पर हर्बर्ट चैपमैन रहा करते थे। उस समय आर्सेनल फुटबॉल क्लब के टीम मैनेजर, जिसने आर्सेनल की टीम को एक डोमिनेंट टीम में तब्दील किया था। हर्बर्ट ही थे जिन्होंने उस ग्राउंड में ढेर सारे बदलाव किए थे और उसे फेमस बनाया था। लेकिन 1934 में 55 साल की उम्र में ही उनकी निमोनिया से डेथ हो गई और लोग कहते हैं कि तब से उनकी आत्मा उसी ग्राउंड में बसी हुई है। इन सभी बातों से अनजान एक 16 साल का लड़का डेव, जो कि एक फुटबॉलर बनना चाहता था, वो लंदन में अक्सर आर्सेनल फुटबॉल ग्राउंड में जाकर रात में प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन देर रात वो अकेले ही अपने अगले फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहा था। तब उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई परछाई उसे फॉलो कर रही है। वो अपने गेम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसे किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। तुम गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि स्टेडियम में एक बूढ़ा सा इंसान बैठा था। वो देखने में बहुत बीमार और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर बहुत सी खरोंचें। उसके बाल आधे झड़ चुके थे। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और लड़खड़ाते हुए डेव के पास आ गया। डेव उसे देखकर थोड़ा डर गया। वो अपनी फुटबॉल छोड़कर उस ग्राउंड से बाहर जाने लगा। उसे फिर से आवाज आई, क्या हुआ? आर्सेनल के लिए नहीं खेलना? डेव को अब उस इंसान से घबराहट हो रही थी। उसने भागना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी एक फुटबॉल आकर जोर से उसकी पीठ पर लगी। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था। उस आदमी ने डेव का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो आदमी डेव को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। डेव ने जल्दबाजी में आकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसे धक्का दिया। धक्का देते ही वो इंसान जमीन पर गिर गया, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो वहां से गायब हो गया। डेव को ऐसा लगा कि जैसे वो उस ग्राउंड में समा गया हो। तभी डेव भागा भागा ग्राउंड के स्टाफ के पास गया और उसे सब बताने लगा। ग्राउंड स्टाफ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने डेव को हर्बर्ट चैपमैन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि ग्राउंड स्टाफ और कई आर्सेनल प्लेयर ने रात के समय हर्बर्ट चैपमैन की आत्मा को उस ग्राउंड में खेलते हुए या स्टेडियम में बैठे हुए देखा है। उनकी कहानी सुनकर डेव दंग रह गया। वो ग्राउंड से जा ही रहा था कि उसने फिर से एक बार ग्राउंड की तरफ देखा। उसे हर्बर्ट चैपमैन की आत्मा एक बार फिर उस ग्राउंड में उसकी तरफ खड़ी हुई दिखी। 2006 में उस ग्राउंड को रेनोवेट करके एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का रूप दे दिया गया। लोग कहते हैं कि आज भी वहां के गार्डन में आर्सेनल के फॉर्मर मैनेजर हर्बर्ट चैपमैन का भूत दिखता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए और हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।